मौलाना साहब ने नौजवानों को सड़क पर उतार दिया, तो जब परमिशन नहीं दी थी तो उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि सरकार से तो क्यों लड़ रहे हो आप। ये आजम खान साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को खून से सींचा है। इस सरकार में शिक्षा के मामले में जीरो है, स्वास्थ्य के मामले में जीरो है, एक कोई सरकारी अस्पताल नहीं बनाया कि अगर खाद गोदाम पे जाओ तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, किसान परेशान है, आवारा पशुओं से भी फसल बर्बाद हो रही। लगभग 2 साल पहले मैंने मीरगंज को छोड़ दिया था और 2 साल से लगातार भोजीपुरा विधानसभा में मैं काम कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। साथियों आज हम वार्ता करेंगे पूर्व विधायक सुल्तान बेग जी से। सर आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? हमने तो पंतनगर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद गांव में आए, सर्विस में जाना नहीं चाहते थे। यहाँ लोगों ने सबसे पहले हमें प्रधान बना दिया, उसके बाद हम सेमीखड़ा फैक्ट्री के उपाध्यक्ष बन गए, लगातार प्रधान रहे 15 साल। और उसके बाद पहला इलेक्शन हमने नवासी में लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और उसके बाद 96 का चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से हम 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। 2002 में समाजवादी पार्टी से लड़े, हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 4500 वोटों से चुनाव हरा दिया। 2007 में भी समाजवादी पार्टी से लड़े, जीते। 2012 में भी चुनाव लड़े और जीते। और उसके बाद अभी जो चुनाव में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, चुनाव हार गए। मैं लगातार 15 साल मीरगंज से विधायक रहा हूँ। सर आपने राजनीति ही क्यों चुनी, और कोई भी मतलब चुन सकते थे समाज सेवा के लिए? देखिए हमारा तो सिलेक्शन इराक में हो गया था। मैंने बताया मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पंतनगर यूनिवर्सिटी से, हमारा सिलेक्शन इराक में हो गया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने हम वहाँ नहीं जा पाए। अब यहाँ हम सर्विस करना नहीं चाहते थे, इसलिए राजनीति में। अगर राजनीति में बेहतर तरीके से लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है और लोगों के सुख दुख में शरीक होने का मौका मिलता है, लोगों की अच्छी तरह से सेवा करने का मौका मिलता है, तो राजनीति एक अच्छा प्रोफेशन है, इसलिए मैंने राजनीति को चुना, मैं सर्विस में नहीं गया। सर आजकल बरेली में आलम मोहम्मद पर बड़ा विवाद छाया हुआ, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की और गैस के गोले भी छोड़े, सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए वहाँ जो भी कुछ हुआ गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अब वो मौलाना साहब ने क्यों बुलाया, बाद में प्रशासन का कहना है कि हमने परमिशन नहीं दी थी, तो जब परमिशन नहीं दी थी तो उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि सरकार से तो क्यों लड़ रहे हो आप। और इन्होंने नौजवानों को सड़क पर उतार दिया और पुलिस को उसमें अपना बल प्रयोग करना पड़ा, कुछ लोगों को चोटें आई, लेकिन गलत हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा। सर आने वाले समय में सर किस विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 120 भोजीपुरा से अभी प्रभारी हूँ और लगभग 2 साल पहले मैंने मीरगंज को छोड़ दिया था और 2 साल से लगातार भोजीपुरा विधानसभा में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने लगभग 35 पीटीए मीटिंग करी हैं, 3-4 बड़ी सभाएं भी कर ली हैं और लगातार मैं रोज़ के हिसाब से 4-5 गांव दौरा करता हूँ, संपर्क कर रहा हूँ लगातार लोगों से। और यहाँ पर अच्छा है भोजीपुरा का। तो भोजीपुरा के बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। भोजीपुरा में एक विधायक नहीं, 2 विधायक हैं। एक तो शहदिल विधायक हैं, दूसरे विधायक भोरन लाल हैं, चूँकि वो MLC बन गए, वो भी विधायक हैं। 2 विधायक होने के बाद भी क्षेत्र पूरी तरह से लावारिस है। विकास के नाम पे जीरो है, शिक्षा के मामले में जीरो है, स्वास्थ्य के मामले में जीरो है, तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। भोजीपुरा बिल्कुल लावारिस है। और अभी देखा होगा आपने कुछ दिन पहले एक सड़क के विवाद को लेकर, सड़क के उद्घाटन को विवाद को लेकर यहाँ के विधायक वहाँ सड़क का उद्घाटन करने गए। उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने, क्योंकि चेयरमैन दुरनिया के उन्हीं की बिरादरी के हैं, और उन्होंने कहा हम तुमसे उद्घाटन इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि तुमने विधायक निधि से सड़क को नहीं बनवाया है। सड़क को मैंने अपनी कोशिश से बनवाया, मैं जिससे चाहूँगा उससे इसका उद्घाटन करवाऊँगा, आपसे मैं इसका उद्घाटन नहीं करवाऊँगा।
तो ये जो स्थिति भोजीपुरा की है, थाना, तहसील, ब्लॉक, राशन कार्ड की समस्या है, वहाँ पर लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं। अभी 10% लोग ऐसे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा निकाला है हमने, 10% से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड कोई सा भी नहीं है, कोई सा राशन कार्ड नहीं है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जहाँ तक मुद्दों की बात होती है, मुद्दों में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई चरम सीमा पे है, ज़बरदस्त तरीके से है। और इतनी महंगाई हमने तो 40 साल हो गए राजनीति करते हुए, कभी महंगाई किसी चीज़ पे बढ़ती है। जैसे पहले देखा था प्याज पे एक बार महंगाई बढ़ी, दिल्ली में लोगों ने प्याज की मालाएं डाल के और लोगों को प्याज से तोलने का काम किया, लेकिन सरकार ने उस पर काम किया और उसको कम किया। इस सरकार में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर कोई महंगाई हो गई, महंगाई बढ़ गई, किसी भी प्रोडक्ट पे बढ़ गई, तो वो कम नहीं हो रही है। कम करने के लिए सरकार कोई इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठा रही और आदमी परेशान है, गांव का आदमी परेशान है, किसान परेशान है। और किसान की हालत ये है कि आवारा पशुओं से बहुत बड़ी दिक्कत आज किसान को है, खड़ी फसल उसकी बर्बाद हो जा रही है। तो हमने तो कहा इस बात को, हमारे नेताओं ने भी कहा इस बात को कि जिस तरह से ओलावृष्टि हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए या किसी कारणवश जब किसान की फसल बर्बाद होती है तो उसको मुआवजा देते हैं। अब ये आवारा पशुओं से भी फसल बर्बाद हो रही है, पूरे खेत खत्म हो जा रहे हैं। रात भर किसान खेतों को रखाने का काम कर रहा है, लेकिन अब वो तो चूंकि पशु है तो खाना तो चाहिए उसको, कहना कि किसी न किसी खेत में जाते हैं और वो चर लेते हैं पूरे खेत को। हमारा कहना ये, सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि जिस तरह से बाकी जो नुकसान किसान का होता है, फसल का नुकसान होता है, उसमें मुआवजा देने का काम करते हैं, तो जो आवारा पशुओं से नुकसान हो रहा है, इसका मुआवजा भी सरकार को किसान को देना चाहिए। इससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, किसान की कोई सुन नहीं रहा है। खाद की वो हालत है कि अगर खाद गोदाम पे जाओ तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और कभी कभी वहाँ स्टोर पे काम करते हैं लोग, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको पुलिस को भी बुलाना पड़ता है और कभी कभी पुलिस किसानों पर लाठीचार्ज भी कर देती है। भयंकर परेशानी से इस वक्त किसान मतलब इस वक्त परेशान है और भयंकर परेशानी से जूझ रहा है। तो हम तो सरकार से चाहेंगे किसानों की समस्याओं को सुने, जाने और उनका समाधान करने की कोशिश करें। देख साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं मुझे टिकट भोजीपुरा से मिले, यदि आपको टिकट मिलता है तो आपके क्या कुछ नए काम होंगे इनसे हटकर? देखिए, भोजीपुरा में करने के लिए बहुत काम है। अगर जनता ने हमें मौका दे दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो गया, उनका आशीर्वाद अगर मिल गया और मुझे समाजवादी पार्टी से भोजीपुरा से चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो काम करने के लिए बहुत है। वहाँ शिक्षा में काम करने के लिए आप अभी देखें, जो 15 साल के विधायक हैं, एक भी प्राइमरी स्कूल पूरे भोजीपुरा विधानसभा में नहीं बनाया, एक कोई सरकारी अस्पताल नहीं बनाया। तो मेरी प्राथमिकता होगी जो जनहित के कार्य हैं, जनहित के कामों को देख के उनको जनहित के कामों को निपटाना है। और साथ ही साथ बड़ी समस्या यहाँ पर यह है, मैंने अभी जैसे खेल कूद का मामला है, हमारे यहाँ पर 4 कस्बे हैं, धौराटांडा है, शेरगढ़ है, देवरनिया है, रेठौरा है और 4 बड़े कस्बे हैं। 4 बड़े कस्बे में एक भी कोई मिनी स्टेडियम तक नहीं है, मिनी स्टेडियम नहीं है। मेरा विचार है इसमें, मैंने सोचा है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं मिनी स्टेडियम ज़रूर एक एक करके सारे कस्बों में बनाने का काम करूँगा, ताकि नौजवान जो प्रतिभावान हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको उन स्टेडियम में खेलने का मौका मिले और अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का और देश का नाम आगे जाकर रोशन करने का काम करें। देख साहब, आपकी पार्टी के बड़े नेता माननीय आजम खान साहब अभी आए हैं जल्द, तो उनसे क्या लाभ होगा आपकी पार्टी को, क्या फायदा होगा? देखिए, माननीय आजम खान साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को खून से सींचा है, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे 40 साल का समय दिया है, 40 साल का समय दिया है। तो उनके आने से क्या मतलब हुआ? वो तो हैं ही समाजवादी पार्टी में, अभी समाजवादी पार्टी से कहीं गए तो है नहीं। और मेरा अपना विचार है वो कहीं जाएंगे भी नहीं, क्योंकि जिस घर को आदमी बनाता है
जिस घर को आदमी मेहनत करके पैसा लगा के खड़ा करता है उस घर को आसानी से छोड़ता नहीं है, और वो क्यों छोड़ेंगे। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। साथियों, अभी थे सुल्तान बेग साहब, पूर्व विधायक, इस समय आने वाले समय में भोजीपुरा से तैयारी कर रहे हैं सर। मैं राजीव, कैमरामैन विशाल के साथ, धन्यवाद।